हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मृणाल। वेलकम टू मेरी चैनल। मेरे चैनल आपको स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं टेरा लूना या फिर टेरा क्लासिक के बारे में, क्योंकि एक तरह का हॉट टॉपिक है आज के टाइम पे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरा ये डिस्क्लेमर है। दिस वीडियो इज ओनली फॉर द एजुकेशनल एंड इन्फॉर्मेशन पर्पज। इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन एनी टोकन और एनी कॉइन, देन प्लीज डू योर ओन रिसर्च। तो फ्रेंड्स चलिए बात करते हैं टेरा लूना के बारे में। टेरा लूना में टेरा ब्लॉकचेन एक पब्लिक ब्लॉकचेन है जो कि अपना खुद का एल्गोरिथम स्टेबल कॉइन बना के डीफाई इकोसिस्टम को हेल्प करना उसका मेन मकसद है। लेकिन टेरा लूना की जब बात आता है तो लोगों के अंदर थोड़ा सा डर भी आता है, क्योंकि ये टेरा लूना ने बहुत सारे लोगों को लूटा है, यानी बहुत सारे लोगों की ख्वाब को उसने चूर चूर कर दिया है, क्योंकि बहुत सारा पैसा लोगों का डूब चुका है। तो ये स्टेबल कॉइन और ये लूना, इन दोनों का क्या रिश्ता है और ये कैसे टेक्नोलॉजिकली लोगों को बहुत ही लूटा है, इसके बारे में हम बात करते हैं, क्योंकि हमको जानकारी ज़रूरी है आगे का फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि क्रिप्टो एक टेक्नोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट है। इसको जानकारी लेना जो बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए इस पर हम डिटेल में बात करते हैं, जो कि आगे आपको जाके बहुत हेल्प करेगा। देखिए, टेरा में जब बात आता है तो हमको एक चीज़ आता है कि ये एल्गोरिथम स्टेबल कॉइन होता क्या है, जो कि नॉर्मल स्टेबल कॉइन से थोड़ा सा अलग रहता है। तो क्या है ये? और एक चीज़ थोड़ा सा मन में क्वेश्चन आता है, क्या ये लूना एक पॉन्जी कॉइन है? तो चलिए बात करते हैं। देखिए, टेरा का जो इकोसिस्टम है, यहाँ पे तीन मेन चीज़ें हैं, जैसे कि एक है लूना, और एक है यूएसटी, और एक है एंकर प्रोटोकॉल। ये तीन चीज़ों की बदौलत ये टेरा इकोसिस्टम सस्टेन कर रहा था या फिर कर रहा है। चलिए बात करते हैं। लेकिन लूना और यूएसटी में ऐसा रिलेशनशिप क्या है? देखिए, लूना जब यूएसटी की बात होता है तो यूएसटी का जो एक तरह का स्टेबल कॉइन है अपना टेरा इकोसिस्टम में, जिसका मेन गोल ऑफ एक्शन है कि हम $1 को पेग करके रखें, यानी $1 पे हम सस्टेन होके अपनी प्राइस को मेंटेन करके रखें। ठीक है, तो यूएसटी जो है ये एक तरह का स्टेबल कॉइन है जिसमें नो कोलेटरल बैक्ड, यानी इसके पीछे कोई कोलेटरल है ही नहीं। तो देखिए, आप समझ रहे होंगे कि ये कोलेटरल होता है क्या है। यूएसटी को छोड़ के जो बाकी के जो स्टेबल कॉइन है, जो कि एल्गोरिथम स्टेबल कॉइन नहीं है, उनको अपनी प्राइस को मेंटेन करने के लिए कुछ कोलेटरल को बैक करके रखना पड़ता है, उनको रिजर्व करके रखना पड़ता है। जैसे कि कोई डॉलर हो गया, या फिर कोई फिएट करेंसी हो गई, या फिर कोई इथेरियम, या फिर बीटीसी, या फिर कोई बॉन्ड, कॉर्पोरेट बॉन्ड वगैरह उनको दे के उनको अपनी प्राइस को मेंटेन करते हैं, जैसे कि डाई या फिर यूएसडीसी और या फिर यूएसडीटी। ये सारे कोलेटरल बेस्ड स्टेबल कॉइन है। लेकिन यूएसटी एक तरह का अलग स्टेबल कॉइन है, जो कि ये कोलेटरल इस पे डिपेंड नहीं करता है, ये डिपेंड करता है आर्बिट्रेजर पे। आर्बिट्रेज होता क्या है? देखिए, आर्बिट्रेज का मतलब होता है एक तरह का, जैसे कि आपके एरिया में एक दुकान पे कुछ सामान मिलता है 10 रुपये में, लेकिन बाजू वाले दुकान में उसी सामान को 12 रुपये में बेच रहे हैं। तो आप क्या करोगे? 10 रुपये को यहाँ से खरीद के 12 रुपये वाले दुकान में बेच दोगे। तो एक तरह का समझिए कि तुरंत के तुरंत एक ही जगह पे आपने प्रॉफिट बुकिंग कर लिया 2 रुपये का, यानी क्विक सेलिंग क्विक बाइंग, समझ रहे हो? तो वहाँ पे आता है आर्बिट्रेजर का रोल, और इसी सिस्टम के वजह से यूएसटी अपने प्राइस $1 को मेंटेन करके रख रहा था। तो उसको थोड़ा सा हम डिटेल्स में बात करेंगे। यूएसटी जो है एक तरह का $1 पे उसको पेग करके रखना उसका मेन मकसद था या फिर है। लेकिन ये करता कैसे? ये क्या करता है, लूना पे डिपेंड करता है। कैसे? लूना जो है और ये यूएसटी, इन दोनों के साथ में एक तरह का रिलेशनशिप है। यहाँ पे उन्होंने एक ऐसी प्रोटोकॉल बना के रखा है जहाँ पे कि आप अगर $1 वर्थ ऑफ लूना को बर्न करोगे तो आपको 1 यूएसटी मिंट कर पाओगे। साथ ही साथ अगर आप रिवर्स में जाएंगे तो अगर 1 यूएसटी को आप बर्न करोगे तो $1 वर्थ ऑफ लूना आपको मिंट कर पाओगे। लेकिन ये जो सारी चीज होता है ये ओनली अवेलेबल ऑन चेन स्वैप, यानी उनकी खुद की टेरा ब्लॉकचेन पे बना हुआ स्वैप पे ही कर सकते हो, ना कि ऑफ चेन स्वैप पे। ऑफ चेन का मतलब होता है जो बाइनेंस हो गया, फिर यूनिस्वैप हो गया, जो कि इनके साथ में नहीं है, जो कि उनका खुद का अलग एक्सचेंजेस है, सेंट्रल एक्सचेंज वगैरह है। वहाँ पे ये
इम्पैक्ट नहीं करता है। ठीक है, तो यही है इसकी मेन की फैक्टर ऑफ द सिस्टम। इसको थोड़ा सा हम डिटेल्स में समझते हैं। जैसे कि फॉर यहाँ पे देखिए यूएसटी जो है, यूएसटी दो चीज में अभी आपको मिलेगा। एक तो है आपको ऑप्शन एक्सचेंज पे मिलेगा, जो कि बाइनेंस वगैरह एक्सचेंज हो गए, वहाँ पे आप खरीद पाओगे। और साथ ही आप चाहो तो मिंटिंग वर्निंग फंक्शन करके उस स्वाप से भी खरीद सकते हो। यानी दो ऑप्शन आपके पास में है खरीदने के लिए। और आप खरीदोगे क्या, कैसे, कौन सी प्राइस में आप खरीदोगे, वो डिपेंड करता है आपकी प्राइस इंपैक्ट। जिस हिसाब से आप प्राइस खरीद पाओगे तो उस हिसाब से आप खरीदोगे। अगर प्राइस ज़्यादा है तो आप यहाँ से नहीं खरीदोगे, वहाँ से खरीदोगे। तो अलग अलग जगह पे खरीदो, लेकिन आपकी डिपेंड करता है आपकी प्राइस क्या है। ठीक है, तो थोड़ा सा डिटेल्स में बात करते हैं ये कैसे यूएसटी के प्राइस को वो मेंटेन करता था। देखिए यूएसटी का जो प्राइसिंग है ये बढ़ता है फिर घटता क्यों है। यूएसटी का प्राइस बढ़ेगा क्योंकि उसका जो इकोसिस्टम पे जितने सारे डी एप्स या फिर एप्लीकेशन है वहाँ पे यूज होता है यूएसटी। तो इस एप्लीकेशन को यूज करने के लिए आपको चाहिए यूएसटी, तब यूएसटी की प्राइस अप होता है क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा आप यूएसटी खरीद रहे हो। लेकिन कुछ दूसरा एप्लीकेशन है जहाँ पे यूएसटी का यूज नहीं है, वहाँ पे दूसरा स्टेबल कॉइन का यूज होता है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे यूएसटी को बेचोगे और दूसरा स्टेबल कॉइन जैसा यूएसडीटी हो गया, फिर यूएसडीसी हो गया, फिर डाई हो गया, यहाँ पे आप खरीदोगे तो ऑटोमेटिकली यूएसटी का जो प्राइस था वहाँ पे ये घटेगा। तो इस हिसाब से यूएसटी की प्राइस इंपैक्ट करता था। लेकिन इसको सस्टेन कैसे करते थे $1 पे, तो चलिए बात करते हैं। तो इस पे डिटेल्स में बात कर चलते हैं। थोड़ा सा आपको केस स्टडी बताता हूँ। केस 1 लेते हैं हम, जहाँ पे कि यूएसटी का प्राइस $1 से ज़्यादा है, $1.05 ऑन एक्सचेंजेस। ठीक है, सेंट्रल एक्सचेंज वगैरह पे वहाँ पे प्राइस ज़्यादा है। तो और आपके पास में है 1 लूना। ठीक है, 1 लूना आपके पास में है। तो आप वही काम करोगे, क्या करोगे आप, यहाँ पे यूएसटी की प्राइस अगर ज़्यादा है तो आप यूएसटी को आप क्या करोगे, बर्न करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है आपके पास में लूना, और लूना को बर्न करने के बाद में आप मिंटिंग करके आप क्या कर पाओगे, यूएसटी। लेकिन आपके पास में जो लूना है ये है $100 ऑफ लूना। तो आप क्या करोगे, ऑलरेडी आपको पता है कि अगर $1 ऑफ लूना को आप बर्न करोगे तो 1 यूएसटी मिंट कर पाओगे। और यहाँ पे यूएसटी जो प्राइस है ज़्यादा हुआ है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यूएसटी की प्राइस को कम करने के लिए आपको जो यूएसटी आपको मेंटेन करोगे, सप्लाई को बढ़ाओगे, तो सप्लाई बढ़ाओगे तो ऑटोमेटिकली यूएसटी की प्राइस होगा वो कम होगा। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, बर्न करोगे $1 वर्थ ऑफ लूना को, एंड 1 यूएसटी आपको ऑलरेडी मिलेगा, जो कि उनका प्रोटोकॉल का मेन टैगलाइन है, जो कि प्रोटोकॉल को सस्टेन करने के लिए उन्होंने बना के रखा है। तो आपके पास में $100 वर्थ ऑफ लूना, तो आप उसको बर्न करोगे तो आप 100 यूएसटी मिंट कर पाओगे। ठीक है, अगर आपने 100 यूएसटी मिंट कर लिया तो अभी आप जाके एक्सचेंज पे उसको बेचोगे तो कितने रुपए पे बेचोगे, $105 पे बेचोगे, क्योंकि आप एक्सचेंज पे जो रेट है और ऑप्शन एक्सचेंज और ऑन चेन एक्सचेंज पे रेट अलग अलग है। और ऑन चेन एक्सचेंज का प्राइस जो है वो सेम है, ज़्यादा नहीं है, $1 पे है। लेकिन यहाँ पे एक्सचेंजेस पे उसका जो प्राइसिंग है ये है $1.05। तो वहाँ पे आपको मिलेगा $105 का यूएसटी। तो वहाँ पे आप बेचोगे और $5 का प्रॉफिट लोगे आप। तो ये है इकोसिस्टम का फंडा। और यहाँ पे दो चीज़ है, एक तो है लूना सप्लाई और एक है यूएसटी सप्लाई। तो लूना सप्लाई जो है, यहाँ पे लूना का सप्लाई को आप बर्न कराने घटा रहे हो और यूएसटी की सप्लाई को बढ़ा रहे हो, तो ऑटोमेटिकली यूएसटी का जो प्राइस था $1.05, ये प्राइस क्या होगा, घट के ऑटोमेटिकली $1 पे जब आ जाएगा तो आप क्या करोगे, वहाँ पे और मेंटेन करना बंद कर दोगे। तो इस हिसाब से उसका जो $1 का जो प्राइस पैक था ये ऑटोमेटिकली सस्टेन कर पाएगा। ठीक है, तो केस 2 पे चलते हैं थोड़ा सा। केस 2 में क्या होता है, वहाँ पे यूएसटी की जो प्राइस था $1 से कम है, $0.95 ऑन एक्सचेंजेस। आपके पास में 100 यूएसटी। वैसे सेम टू सेम आप क्या करोगे, यूएसटी को आप बर्न करोगे और आप लूना को मिंट करोगे। तो वैसे उन्होंने बता के रखा कि 100, अगर 1 यूएसटी को आप बर्न करोगे तो $1 ऑफ वर्थ ऑफ लूना आपको मिंट कर पाओगे, और आपके पास में ऑलरेडी है 100 यूएसटी। तो आप जैसे ही 100 यूएसटी को बर्न करोगे तो आपको मिलेगा $100 वर्थ ऑफ लूना। तो आप उस लूना को लेके जाओगे मार्केट में बेचोगे। आपने खरीदा था $0.95 पे, क्योंकि यूएसटी का प्राइस कम है, और यहाँ पे आपको ऑलरेडी मिल रहा है लूना जो है $100 वर्थ ऑफ लूना।
तो तुरंत आप उसको एक्सचेंज पे बेचोगे और प्रॉफिट बुक करोगे $5 का। ऑटोमेटिकली यहाँ पे दो चीज़ें होता है, एक तो होता है यूएसटी का सप्लाई और एक है लूना का सप्लाई। और आप यहाँ पे यूएसटी की जो सप्लाई है यहाँ पे बर्न कर रहे हो, तो लूना के सप्लाई को बढ़ा रहे हो, तो ऑटोमेटिकली जैसे यूएसटी के सप्लाई को घटा रहे हो तो यूएसटी का जो प्राइस था $0.95 ये ऑटोमेटिकली अप होते होते ये प्राइस उसका $1 पे चला जाएगा। अगर आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा है कि क्या है, नहीं तो अगर नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज़ थोड़ा इस वीडियो को थोड़ा सा रिपीटेडली चेक करिएगा, आपको पूरा फंडा समझ में आ जाए कि इसका प्राइस कैसे चेंज होता है और आप आर्बिट्रेज जो होते हैं वो कैसे प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। तुरंत के तुरंत $5 का प्रॉफिट उन्होंने बुक कर लिया, तो इस हिसाब से आर्बिट्रेजर को फायदा हो रहा है और लूना इकोसिस्टम को सस्टेन करने के लिए मौका मिल रहा है। ये उनका मेन फंडा था। ठीक है, तो यहां पे आप सोचोगे कि यूएसटी का जो प्राइस है ये एक तरह का एल्गोरिदम स्टेबल कॉइन है, ना कि एक तरह का नॉर्मल कोलेटरलाइज्ड बेस स्टेबल कॉइन है। तो ये मेंटेन होता है, डिपेंड्स अपॉन द डायनामिकली डिजाइन हुआ है और जिसकी वजह से उसका जो प्राइस है ये $1 पे पेग होता है। तो ये लूना का यहाँ पे यूज क्या है, क्योंकि लूना क्या करता है, जो यूएसटी का जो प्राइस है इसकी जो वोलेटिलिटी होता है इस वोलेटिलिटी को ये अब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, इस वजह से उसका जो यूएसटी का प्राइस है ये सस्टेन करता है $1 पे। तो यहाँ पे तो हम तो समझ लिए, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, तो प्रॉब्लम के बारे में चलिए बात करते हैं। प्रॉब्लम ऐसा है, अगर हम सोचेंगे केस 2 के बारे में जहाँ पे कि उसका जो प्राइस था $1 पे कम था यूएसटी का, वहाँ पे क्या होता है अगर ये प्राइस पे घटा और ये सस्टेन यानी ये $1 पे जाने के लिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो सेम फंड है, आपको पता है ये लोग क्या करेंगे, आर्बिट्रेजर क्या करेंगे, यूएसटी की सप्लाई को घटाएंगे। तो पहले क्या करेंगे, यूएसटी को वो बाय करेंगे। जैसे बाय करेंगे यूएसटी को तो ऑटोमेटिकली यूएसटी की प्राइस थोड़ा सा बढ़ेगा। बाय करने के बाद में इस यूएसटी को वो बर्न करेंगे। जैसे बर्न करेंगे यूएसटी को तो क्या मिंट होगा अपना लूना, और इस लूना को जाके वो बेचेंगे और अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। ठीक है, अगर ऐसे ही चलता रहा, अगर यूएसटी की प्राइस अप होने के लिए ज़्यादा टाइम लग रहा है, क्योंकि ज़्यादा टाइम क्यों लग रहा है वो बाद में बात करेंगे, क्योंकि अगर हो सकता है कि लोगों के अंदर थोड़ा सा ट्रस्ट ना आ जाए या फिर लोगों के अंदर अनसर्टेनिटी है या फिर कुछ प्रॉब्लम की वजह से यूएसटी की प्राइस अप ना हो, तो लोग इस अप जाने के लिए ऑटोमेटिकली उसको बाय करेंगे, बर्न करेंगे, मिंट करेंगे, सेल करेंगे लूना को। बाद में बात करते हैं कि यूएसटी की प्राइस क्यों नीचे जाता है। ठीक है, जैसे सेल करें, अगर ज़्यादातर सेल होता रहा तो लूना का जो सेलिंग अगर हाई प्रेशर हुआ तो ऑटोमेटिकली प्राइस क्या होगा लूना का, घटता रहेगा। और उस वजह से और एक चीज बता दूं, यहां पे क्या होता है, जो लूना का जो एक्सचेंजेस पे जो लोग ट्रेड करते हैं वहां पे एक तरह का रेस्टिंग लिमिट ऑर्डर रहता है। यानी हर कोई अपना मार्केट ऑर्डर से खरीदते नहीं कोई भी एसेट्स को, वो क्या करते हैं एक तरह का लिमिट ऑर्डर पे सेट करके रेस्ट लेते हैं, वहां पे वेट करते हैं कब उस प्राइस में आएगा और हम उसको खरीदेंगे। लेकिन जब मार्केट में हाई सेलिंग प्रेशर होता है तो वहां पे जो ऑर्डर बुक रहता है ये बहुत ही थिन रहता है, और जब ये ऑर्डर बुक बहुत थिन हो जाता है तब सेलिंग प्रेशर अगर ज़्यादा है तो पूरा का पूरा मार्केट जो ऑर्डर बुक है वो क्रैश हो जाता है। और इस जगह पे अपना जो लोग होते हैं जो कि खरीदने के लिए बैठे हैं, जैसे कि मार्केट नीचे जा रहा है तो ऑटोमेटिकली अपने जो लिमिट ऑर्डर को चेंज करके दूसरा लिमिट ऑर्डर लगाते हैं और ऑटोमेटिकली उस पॉइंट पे लोग खरीदते नहीं, तो ऑटोमेटिकली ये प्राइस जो होता है बहुत ज़्यादा क्रैश होता है कि डंप हो जाता है और ये बहुत ही मार्केट को हिला के रख देता है, जिसकी वजह से उसका जो प्राइस है लूना का वो 0 भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये उन्होंने एक सेलिंग का फंडा लगा के रखा है। और अगर चलते हैं इसको थोड़ा सा समझते हैं, लूना जो है अगर सेलिंग पे से ज़्यादा हुआ, अगर वो ड्रॉप्स हुआ $0 तक, तो यहाँ पे क्या होता है, अगर हाई सेलिंग होता है तो लोगों के अंदर जो ट्रस्ट होता है, जो फेथ होता है वो थोड़ा डगमगा जाता है। अगर ये फेथ उनका डगमगा गया तो जो लोगों ने यूएसटी को होल्ड करके रखा था तो उस यूएसटी को क्या करेंगे, बर्न करते रहेंगे, क्योंकि उनको जरूरत नहीं यूएसटी का, वो लगेंगे कि शायद ये पेग सस्टेन नहीं कर पाएगा। तो जैसे वो यूएसटी को बर्न करेंगे तो क्या मिंट होगा, उनका मिंट होगा लूना, और उस लूना को वो क्या करेंगे, बेच के अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। ठीक है ना, प्रॉफिट तो बुक करेंगे, साथ में वो सेल आउट करके निकलना चाहते हैं। और जैसे ही हाई सेलिंग होगा, आपको ऑलरेडी बता के रखा हूँ, 1 यूएसटी को बर्न करेंगे तो $1 वर्थ ऑफ लूना मिलेगा। लेकिन जब लूना का प्राइस डंप होता रहता है तो आपको हाई क्वांटिटी ऑफ लूना मिलता रहता है, जो कि क्वांटिटी ऑफ लूना का जो सप्लाई है वो बढ़ाता रहता है। उस वजह से उसका जो प्राइस है बहुत ज़्यादा से ज़्यादा गिरता रहता है।
और जैसे गिरता रहता है तो आपको पता होगा जो प्राइस लूना का कम होता रहता है तो लूना का जो मार्केट कैप है वो कम होता रहता है एज कंपेयर टू यूएसटी का मार्केट कैप। और जब यूएसटी का मार्केट कैप से कम लूना का मार्केट कैप रहता है तो जब मार्केट में जो ऑर्डर बुक रहता है वो बहुत ही कम होता रहता है। और जब कि आपको लूना जो $1 वर्थ ऑफ लूना जो मिल रहा था वो आपको $1 वर्थ ऑफ लूना मिलेगा नहीं, ठीक है। मार्केट कैप लूना का यूएसटी से ज़्यादा होना चाहिए था, तब जाकर आपको मिलेगा $1 वर्थ ऑफ लूना, जबकि यहाँ पे आपको मिलने की जो उन्होंने प्रॉमिस किया वो मिलेगा नहीं, ठीक है। और एक चीज़ बता देता हूँ, यूएसटी और जो लूना है इन दोनों का प्राइस को स्टेबल करने के लिए चाहिए लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब ऐसा होता है कि जो ऑन चेन लिक्विडिटी एंड ऑफ चेन लिक्विडिटी जो है, ऑफ चेन एंड ऑन चेन लिक्विडिटी का मतलब होता है टेरा का खुद का उनका ऑन चेन लिक्विडिटी। ऑफ चेन लिक्विडिटी मतलब होता है जो बाइनेंस वगैरह हो गया, वहाँ पे जो लिक्विडिटी है, जो ऑफ चेन का लिक्विडिटी वो ज़्यादा होना चाहिए आज कंपेयर टू ऑन चेन लिक्विडिटी। क्यों? जैसे कि आपको पता होगा उन्होंने एक फंडा बना के रखा कि आर्बिट्रेजर क्या करेंगे, ऑफ चेन लिक्विडिटी में आके यानी ऑफ चेन में आके बेचेंगे और बेच के अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। तो जब ऑप्शन में ही लिक्विडिटी कम रहेगा तो जो ऑर्डर बुक रहेगा ये पतला हो जाएगा, थिन रहेगा, तो वहाँ पे आर्बिट्रेजर का जो एक छोटा सा भी सेलिंग प्राइस को डगमगा देता है, यानी प्राइस को अनस्टेबल बना देता है, बहुत ही इम्पैक्ट पड़ता है इस प्राइस पे। तो इसलिए ऑन चेन लिक्विडिटी से ऑफ चेन लिक्विडिटी ज़्यादा होना चाहिए था, जो कि हुआ नहीं था, इसकी वजह से कि मार्केट क्रैश हो गया था। और बात करते हैं यूएसटी जो है ये $1 से नीचे क्यों जाता है जबकि इतने सारे प्रॉब्लम आता है। तो $1 से नीचे क्यों जाता है उसके बारे में बात करते हैं। पहला चीज़ है अनसर्टनिटी। लोगों के अंदर थोड़ा सा अनसर्टनिटी पैदा होता है, पता नहीं क्यों होता है। सोचते हैं कि यार ये तो अनस्टेबल, यानी ये तो जो है ये एक तरह का एल्गोरिथम स्टेबल कॉइन है, ये उसके पीछे कोई कोलेटरलाइज्ड बेस्ड टोकन नहीं है, तो चलिए हम इसको ज़्यादातर हम उसको खरीद कर रखते नहीं है। तो लेकिन खरीदते क्यों उसके बारे में बाद में बात करूंगा मैं। तो लेकिन ये इस वजह से लोग यहाँ पे खरीदने के बाद में ज़्यादातर सस्टेन नहीं करते, अनसर्टनिटी उनके अंदर मन में रहता है। नेक्स्ट क्या होता हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि दूसरा स्टेबल कॉइन को यूज करना चाहते होंगे, यानी कोई दूसरा एप्लीकेशन होगा जहाँ पे कि यूएसटी को यूज ही नहीं होता होगा, दूसरा यूएसडीटी या फिर डाई या फिर यूएसडीसी का यूज को होता होगा। वहाँ पे उस जगह पे लोग यूएसटी को बेच के दूसरा स्टेबल कॉइन को खरीदते होंगे, जिसकी वजह से कि उसका प्राइस डंप होता रहता है। और नेक्स्ट चीज़ क्या होता है कि जितना सप्लाई मार्केट में है यूएसटी का उस हिसाब से उसका डिमांड कम है, तो प्राइस जो है वो घटता रहेगा। ये सारे पॉसिबिलिटीज है। तो हम और एक बात करते हैं, जो यूएसटी और एक है लूना, इन दोनों को सस्टेन करने के लिए चाहिए था एक तरह का मल्टी सोर्स ऑफ डिमांड। उन्होंने एक तरह का डिमांड जो बना कर रखा था, उनका खुद की इकोसिस्टम में कुछ डिमांड था जो कि बहुत लिमिटेड था, और इसके वजह से इन दोनों का जो डिमांड था एक ही जगह पे था। इनको चाहिए था मल्टी सोर्स ऑफ डिमांड, जो कि पैदा अभी तक बहुत ही कम हुआ है। जब होगा तभी इन दोनों के प्राइस सस्टेन कर पाएगा, ठीक है ना। तो ये जो कि हुआ नहीं था। और एक चलते बात करते हैं एंकर के बारे में, जो कि आपको बता कि 3 चीज़ था, एक तो था यूएसटी और एक है अपना लूना और एक एंकर प्रोटोकॉल। ये एंकर प्रोटोकॉल होता क्या है? कुछ नहीं सर, एंकर प्रोटोकॉल एक तरह का लेंडिंग एंड बोरोइंग प्लेटफॉर्म, ऐसा लगे बैंक जैसे बैंक पे आप जाके कुछ लोन लेते हो या फिर कुछ एफडी करते हो या फिर कुछ सेविंग करते हो, तो एफडी करने वालों को उनको रिटर्न मिलता है, और जो बोरोवर होते हैं जो उधारी लेते हैं बैंक पे, वो कुछ इंटरेस्ट पे करते हैं। ये उनका क्रिप्टो का एक तरह का छोटा मोटा बैंक पकड़ के चलिए। तो वहाँ पे क्या होता है, सबसे बहुत बड़ी खास ये है कि जो एंकर प्रोटोकॉल है, जो भी एफडी करते हैं वहाँ पे क्रिप्टो को, तो उनको 19.5% या फिर 19% का उनको रिटर्न मिलता था एज ए यील्ड। तो इसी वजह से लोग जो थे यूएसटी को बाय करके यूएसटी को यहाँ पे स्टेक करते थे, यानी वहाँ पे डिपॉजिट करते थे, होल्डिंग करके रखते थे यहाँ पे। तो उसी वजह से यूएसटी का ज़्यादा डिमांड बढ़ा था, क्योंकि लोगों को रिटर्न मिलता था बैठे बैठे। तो जिसके वजह से कि एक तरह का लोग के अंदर समझो कि एक तरह का वाव सिग्नल था एंकर प्रोटोकॉल में। 19% का यील्ड कौन देता है भाई? तो यहाँ पे अगर समझेंगे एंकर प्रोटोकॉल के बारे में, एक तो है बोरोवर जो कि उधारी लेते हैं। तो जब उधारी लेंगे तो कुछ तो इंटरेस्ट पे करेंगे, इंटरेस्ट पे करने के साथ ही साथ एंकर प्रोटोकॉल ऐसा सिस्टम बना के रखा था, ये बोरोवर को एज ए गिफ्ट एंकर टोकन देते थे रिटर्न के तौर पे। और सबसे मजे की बात यह है, जो एंकर टोकन बोरोवर्स को मिलता था उसकी वैल्यू जो इतना इंटरेस्ट पे करते थे उससे ज़्यादा था।
यानी ऐसा समझिए, आप कोई बैंक से उधारी लेते हो और आप जितना इंटरेस्ट पे करते हो उससे ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलता है, उससे ज़्यादा आपको मॉनेटरी वैल्यू मिलता है। तो बताओ ऐसा कौन सा बैंक है जो उधारी लेने वाले लोगों को भी पैसे देता है? तो ये एक तरह का मुझे फनी लगता है, एक तरह का मुझे चौकित, यानी मैं भी एस्टोनिश हो जाता हूँ, यानी मेरे लिए वाव सिग्नल हो जाता है, पता नहीं वाव तो नहीं, एक तरह का फनी चीज़ है ये, जोक लगता है मुझे। कोई अगर बैंक उधारी लेने वाले लोगों को भी कुछ गिफ्ट देता है और भी वो भी इंटरेस्ट से ज़्यादा, हाँ दे सकता है, जबकि कोई बैंक के पास में ज़्यादा मुनाफा आता है या फिर कोई ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो चलते बात करते हैं उसके प्रॉफिट के बारे में। एंकर प्रोटोकॉल जो है 19% का वो यील्ड देता था। तो यहाँ पे एक तरह का दो चीज़ें, एक तो होता है कॉस्ट और एक होता है रेवेन्यू, यानी एक तो होता है उनका खर्चा और एक उनका है इनकम। तो कॉस्ट में मतलब होता है कि जो लोग डिपॉजिट करते हैं कोलेटरल के तौर पे, जो भी सेविंग करते हैं वहाँ पे एफडी के तौर पे क्रिप्टो को, तो उनको 19% रिटर्न देना पड़ता है। ये उनका हो गया टोटल बैंकिंग सिस्टम का कॉस्ट। तो उनकी इनकम कहाँ से आता? इनकम आता था उनका दो जगह से। एक तो है जो लोग उधारी लेते थे वो कुछ इंटरेस्ट पे करते थे। नेक्स्ट है जो उनको डिपॉजिट करके रखते थे, उस डिपॉजिट अमाउंट ऑफ जो टोकन था, ये एंकर प्रोटोकॉल खुद उसको स्टेकिंग पे लगाता था और वहाँ से भी कुछ यील्ड करता था। जबकि कंपनी को चलाने के लिए उनका जो रेवेन्यू है ये ज़्यादा होना चाहिए आज कंपेयर टू कॉस्ट। तो रेवेन्यू कॉस्ट से ज़्यादा कब होगा? जबकि कॉस्ट मतलब होता है कि जो डिपॉजिट करते हैं, जो लेंडर होते हैं, जो डिपॉजिटर होते हैं, ये कम होना चाहिए आज कंपेयर टू उधार लेने वाले। यानी आपके बैंक से एफडी करने वाले से ज़्यादातर आपके बैंक से लोन लेने वाले लोग अगर आ जाए तो आपकी इंटरेस्ट ज़्यादा आएगा। इंटरेस्ट ज़्यादा आएगा तो आप लोगों को एफडी के तौर पे जो इंटरेस्ट देने वाले थे वो दे पाओगे, ठीक है ना? ये उनका मकसद था। तो रेवेन्यू ज़्यादा होना चाहिए कॉस्ट से, तब जाके आप कुछ अमाउंट रिजर्व कर पाओगे और अपनी जो कॉस्ट है उसको बरकरार रख पाओगे। लेकिन यहाँ पे अगर हम एंकर प्रोटोकॉल पे देखो कि जो डिपॉजिटर ज़्यादा थे आज कंपेयर टू बोरोवर, यानी उधारी लेने वाले लोग बहुत कम थे। अगर उधारी लेने वाले लोग कम रहेंगे तो वहाँ पे उनको इंटरेस्ट कैसे आएगा, मुनाफा कैसे कमाएंगे? हाँ, डिपॉजिटर अगर ज़्यादा रहेंगे तो एक होता है कि उनके पास में कोलेटरल ज़्यादा है तो उस कोलेटरल को वो स्टेकिंग करके कुछ रिवार्ड मिल सकता था। लेकिन बोरोवर का इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा था, अगर वो ज़्यादा होता तो ही कंपनी सस्टेन कर पाता था। और यहाँ पे डिपॉजिट ज़्यादा थे तो बस क्या हो गया, तो कॉस्ट ज़्यादा हो गया आज कंपेयर टू रेवेन्यू। तो ये कभी भी सस्टेन नहीं कर पाएगा और ये इसकी वजह से उसका जो टोटल इकोसिस्टम था वो ठप हो गया, जो कि सस्टेन नहीं कर पाए और ये एक तरह का डेड एंड बन गया अपनी टोटल इकोसिस्टम का। ये कारण था, ठीक है। तो चलिए टेरा लूना के बात करते हैं आगे फ्यूचर क्या है। टेरा लूना ने अपना फ्यूचर को बनाने के लिए, सस्टेन करने के लिए कुछ ऐसा बनाया कि आपने टेरा 2.0 लेकर आए और आपने जो लूना का जो कॉइन था, लूना कॉइन का चेंज करके उन्होंने नाम दिया है टेरा क्लासिक LUNC। एंड जो स्टेबल कॉइन था UST, उसका भी नाम चेंज करके उन्होंने दिया है टेरा क्लासिक USD, जो कि USDC, जो कि उनका खुद का एक ब्लॉकचेन है। और ये ब्लॉकचेन को उन्होंने थोड़ा सा फोर्क करके नया ब्लॉकचेन बना और उन्होंने नया टोकन बना के दिया लोगों के अंदर को, लोगों का जो ट्रस्ट था उसको बिल्डअप करने के लिए। देखिए, कोई भी टोकन पे आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप क्या करते हैं, अभी हम क्या करते हैं, उसकी रिलायबिलिटी को चेक करते हैं, उसकी टोकनमिक्स को चेक करते हैं और उसकी की कैरेक्टरिस्टिक्स को चेक करते हैं। लेकिन हम भूल जाते हैं उसकी ट्रस्ट को। कोई भी फाइनेंस सिस्टम को चलाने के लिए मार्केट में होनी चाहिए उसकी ट्रस्ट। अगर ट्रस्ट नहीं है तो कोई भी टोकन कुछ भी बन जाए, कुछ भी हो जाए, ये कभी भी पंप नहीं होगा। और एक चीज़ समझ के चलिए, अगर ये रिलायबिलिटी टोकनमिक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स अगर ये भी नहीं है तो अगर ट्रस्ट है तो भी ये तीन चीज़ जो है ना ये नीचे जाएंगी, ये ट्रस्ट भारी पड़ जाएगा। तो उस वजह से कुछ ऐसी भी टोकन होता है जिसके अंदर कोई टोकनमिक्स अच्छी नहीं है, कोई कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, कोई रिलायबिलिटी नहीं है, फिर भी टोकन के अंदर ट्रस्ट रहता है तो तब जाके इस प्राइस बढ़ता रहता है। तो वो भाई एक काम करिएगा, कोई भी टोकन में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका दो पार्ट करिएगा, रिलायबिलिटी, टोकनमिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एक ट्रस्ट, दो अलग अलग करिएगा। वहाँ पे अगर ट्रस्ट है, अगर ये तीन चीज़ नहीं भी है, ठीक है ना, कि कैरेक्टरिस्टिक्स को मैंने 2 दिया है, वो 3 करना चाहिए, सॉरी। तो ये जब ये 3 चीज़ रहेगा तब जाके आप इन्वेस्टमेंट करो। तो ट्रस्ट अगर नहीं है तो प्लीज़ ट्राई करिएगा। ट्रस्ट अगर जब तक नहीं है तो यहाँ पे जो प्राइस है ये डगमगा जाता है,
डगमगा जा सकता है, तो प्लीज़ आप अपना प्रॉफिट बुक करके निकलना ट्राई करिएगा। अगर समझिएगा रिलायबिलिटी टोकेनोमिक्स कैटेगरी कुछ भी नहीं है लेकिन ट्रस्ट है, तो भी थोड़ा सा ऐसा पकड़ के चलिए, ट्रस्ट जब तक रहेगा तब तक प्राइस पंप जाएगा, उसके बाद में ऑटोमेटिकली वो प्राइस घटता जाएगा। तो ये दो तरह का सिस्टम को पकड़ के चलिए कोई भी क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि ट्रस्ट जो होता है ये बहुत बड़ी चीज़ है और ये टेरा लूना ने अपनी ट्रस्ट को खो दिया है। क्योंकि ट्रस्ट के बारे में थोड़ा सा हमको समझेंगे ना, ट्रस्ट के बारे में अगर समझने के लिए फॉर एग्जाम्पल लीजिए, आपकी इंडियन करेंसी का नोट ही लीजिए ना भाई, क्या लिखा है, मैं धारक को 100 रुपये देने की अदा करने का वचन देता हूँ, जो कि गवर्नर ऐसा लिख के देता है कि वचन देता हूँ, नहीं आप ट्रस्ट करिए मैं दूंगा। तो ये ट्रस्ट पे टोटल दुनिया चलता है। तो भाई ट्रस्ट जो है ना ये बहुत बड़ी चीज़ है टोटल फाइनेंस सिस्टम को चलाने के लिए। तो जो कि लूना के अंदर थोड़ा सा कम है, डगमगा रहा है, लोगों के अंदर अभी भी बिल्डअप होने को टाइम लगेगा। तो फिर भी आपको मैं बता दूंगा टेरा लूना में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो थोड़ा सा अमाउंट डाल के रखिए, क्योंकि ये हाई रिस्क हाई रिटर्न टोकन है। हो सकता है कि पंप जाएगा, जैसे पंप जाएगा आप अपना प्रॉफिट बुक करके निकलने के लिए कोशिश करिएगा, क्योंकि इस तीनों चीज़ों में इसके अंदर टोकेनोमिक्स है, सब कुछ है, रिलायबिलिटी है, बहुत बढ़िया चीज़, लेकिन ट्रस्ट अभी नहीं है। ठीक है, जिसकी वजह से इस टोकन के अंदर जितना भी कुछ भी काम हो जाए ये पंप होने के लिए टाइम लगेगा। अगर हो भी गया तो प्रॉफिट बुक करने के लिए आप देरी मत करिएगा, नहीं तो आपकी पैसा डूब सकता है। जैसे कि आपको पता होगा बिटगेट के अंदर क्या टोकेनोमिक्स से मुझे कुछ समझ में नहीं आता, कुछ भी नहीं, लेकिन हाँ उसके अंदर कुछ अलग चीज़ें जो कि ट्रस्ट, लोग सोचते हैं कि भरोसा दिखाते हैं कि पंप जाएगा, तो उसके वजह से कम्युनिटी चला रहे हैं उसको, जब तक चला रहे हैं चलाएगा, जब ट्रस्ट बिल्डअप नहीं होगा घटेगा तो ऑटोमेटिकली प्राइस तुरंत नीचे जाएगा। तो वहाँ पे भी एक तरह का प्रॉफिट ले सकते हैं। यहाँ पे टोकेनोमिक्स है, रिलायबिलिटी है, की कैरेक्टरिस्टिक्स भी है, लेकिन ट्रस्ट नहीं है, तो फिर भी प्राइस पंप हो सकता है। जबकि ट्रस्ट आ जाएगा तो प्राइस पंप होगा, लेकिन प्राइस अभी पंप होने के बाद भी डूब सकता है, क्योंकि ट्रस्ट इतना ज़्यादा नहीं है। बिटगेट में कुछ भी नहीं है लेकिन ट्रस्ट है, उसकी वजह से वो प्राइस पंप होगा, लेकिन जब ट्रस्ट टूटेगा सब बिखर देगा। तो थोड़ा सा आप इन दोनों चीज़ को पकड़ के चलिएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर। और आपको अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ऐसी मज़ेदार या फिर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आपका ख्याल जरूर रखिएगा। थैंक यू सो मच।